वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरीहा अजीज। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन 2 दिन बाद बातचीत का बहुत ही अहम दौर शुरू होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ इस दौर को फाइनल दौर करार दे रही है, लेकिन हुकूमत इस वार्निंग को ज़्यादा संजीदगी से अभी तक लेती हुई नज़र नहीं आ रही। हम अगर देखें तो PTI ने, तहरीक इंसाफ ने, बानी तहरीक इंसाफ ने अपने कार्ड्स प्रॉपरली खेले हैं। किसी भी मौके पे ऐसे नहीं लगा कि वो बातचीत से पीछे हटना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो बातचीत नहीं करते हैं। इस दफ़ा उन्होंने कम से कम केयरफुली ये बावर करवा दिया है कि वो बातचीत करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। बातचीत के अगले राउंड का कोई वाज़ेह नतीजा निकलेगा या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ की कमेटी के अरकान भी जुमेरात के दिन बातचीत में ब्रेक थ्रू की तवक्को करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत के इरादे कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। कल हमने जिस किस्म की बातचीत सुनी हुकूमत की तरफ से, सीनियर मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा बातचीत बंद कर दी जाए। हुकूमती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने भी ये वाज़ेह किया है कि तहरीक इंसाफ जब मुतालबा देगी तो फिर भी हम फौरी जवाब नहीं देंगे। ज़रा देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कह दिया है कि अब जो अगला इजलास होगा उसमें तहरीरी तौर पर मुतालबा दे दिए जाएंगे। एक सवाल के 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का क्या उस पर कोई असर पड़ेगा, उस पर क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब, ज़रा देखिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के एहतजाज के मौके पर अगर संजानी धरने पर आमादा हो चुके थे, लेकिन अगर उस वक्त ये बात मान ली जाती तो हुकूमत से बेहतर अंदाज में बातचीत हो सकती थी। अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट हुआ था कि ये बात की है बानी PTI ने कि मैंने जो कहा था वही किया है बुशरा बीबी ने, लेकिन आज बैरिस्टर सैफ क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जारी मुज़ाकरात के हवाले से कुछ सवालात नजर आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात इस वक्त जो हो रहे हैं इसमें कोई बैरूनी ताकत का भी अमल दखल है? तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत की कौन कौन सी शराइत मान सकती है? 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी होना मुज़ाकरात के माहौल बेहतर बनाने का बाइस बन रहा है। अगर बानी तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा हो जाती है तो क्या इसका असर बातचीत पर पड़ सकता है? अगर हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंदी जाहिर की और 26 नवंबर वाक़े पर कमीशन से इनकार किया तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या लाहेअमल होगा? अगर हुकूमत ने दोनों मुतालबा तस्लीम कर लिए तो क्या तहरीक इंसाफ 2 साल तक एहतजाज की सियासत तर्क करने पर आमादा होगी? क्योंकि स्पेकुलेशन है कि ये मुतालबा हुकूमत की तरफ से आएगा। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा ने आज ख्वाजा आसिफ साहब पर भी सख्त तनकीद की है। आपने अभी देखा होगा प्रोग्राम के शुरू में। वेरी वार्म वेलकम टू रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन न्यूज़ एज। रऊफ हसन साहब, you're a senior analyst, you're a senior, पता नहीं आपको पॉलिटिशियन कहूँ कि ना कहूँ, बट आप बड़े अरसे से देख रहे हैं सियासत एंड you've been with PTI for the longest time. आपको क्या नतीजा नजर आ रहा है? What do you think? थैंक यू फरिया, बहुत बहुत आपने मुझे एनालिस्ट कह दिया है, तो फिर एनालिस्ट होने के नाते मेरा ख्याल है कि हम कुछ थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, इन मुज़ाकरात की कामयाबी के क्या नताइज निकल सकते हैं। अब हमारे जो डिमांड्स हैं वो इन तक 2 पहुंचे हैं, इसके अलावा और भी डिमांड्स हैं, जैसा कि आपने अभी अपने कुछ लोगों की बातचीत सुनाई है जिससे जाहिर होता है। लेकिन इस वक्त ये 2 डिमांड्स जो हैं टेबल के ऊपर हैं। अब इनके रिस्पांस के ऊपर, सब्सटेंटिव रिस्पांस के ऊपर जो बातचीत है उसका आगे बढ़ना जो है वो डिपेंड करता है। अब अगर ये हमारे मुतालबात मान लेते हैं तो ये हुकूमत जो है, जो हमसे बातचीत कर रही है, ये हुकूमत नहीं रहती। कोई ऐसी हुकूमत होगी जो चाहेगी कि मुज़ाकरात के ज़रिए वो अपने आप को ख़त्म कर दे। इसका जवाब आपका भी नफ़ी में होगा, मेरा भी नफ़ी में होगा। ये एक बात तो ये एक हकीकत है कि हमारे मुतालबात माने जाते हैं तो ये हुकूमत नहीं रहती। वो नए इलेक्शन होते हैं या मैंडेट रिटर्न होता है और हमारी हुकूमत बनती है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये असल में बातचीत जो है वो इनके अपने मिनिस्टर साहिबान की अगर आप बयानात देखें तो उसकी वजह से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा था, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा था, और भी इनके मिनिस्टर्स यही कह चुके हुए हैं। मेरा तो अंदाज़ा जो है वो ये है कि शायद इन मुज़ाकरात को शुरू करने में और आगे बढ़ाने में इस हुकूमत की उतनी मर्जी शामिल नहीं है जितनी कि उन लोगों की मर्जी शामिल है जो कि जिनके पास असल ताकत है। बेसिक एक रियलिटी जो है वो ये है, और इस रियलिटी को सामने रख के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मामला जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उनको समझ भी सकते हैं और उनको सुलझाने के लिए कोई तरकीब भी कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, लेकिन ये तासुर शुरू में भी
था कि शायद एक पेज पर है कि नहीं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट आपका दूसरी तरफ इशारा है, लेकिन इस वक्त जिस तरह मुज़ाकरात चले हैं उससे तो ये एंडोर्स होता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। मसलन आप लोग कहते थे कि इनके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मुलाकात जब हुकूमत ने नहीं करवानी थी नहीं करवाई, जब करवानी थी करवा दी। इट लुक्स लाइक कि वो इस वक्त एक पावरफुल पोजीशन में है, एक पेज पर है। मेरा नहीं ख्याल फरिया कि ऐसी बात है। देखिए, हुकूमत ने पहले हमें कमिट किया जी कि हम खान साहब से मुलाकात करवा देते हैं मुज़ाकराती टीम में, और उसमें किसी किस्म की अमल दखल नहीं होगी, यानी कि वो किसी ऐसी जगह होगी जहां कैमरास वगैरह फिट नहीं होंगे। 5-6 दिन ये हमें कल करके टरकाते रहे और उसके बाद कहा जी कि हम मुलाकात नहीं करा सकते उस किस्म की। और उसके बाद फिर जो मुलाकात हुई वो उसी पुराने माहौल में हुई जिसमें कैमरे लगे हुए थे, वो सब कुछ था। ये इनकी जो लाचारी है इनकी ये उसको जाहिर करती है। इसके अलावा हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब की कल उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर सेनेट में जारी किया। आज हम जो इस्लामाबाद की पुलिस थी वो कोट लखपत जेल जाके बैठी इंतजार करती रही, और पंजाब में इसी जमात की हुकूमत है जो कि सेंटर में भी बैठी हुई है, और उन्होंने एजाज चौधरी साहब को हैंड ओवर नहीं किया। और अगर कोई इनकी लाचारी के बारे में किसी किस्म का कोई शक था तो इससे जाहिर हो जाता है, साबित हो जाता है कि ये इनके पास कोई सख्त, कोई ताकत, कोई अथॉरिटी नहीं है जिसकी बेसिस के ऊपर ये मामलात को आगे बढ़ा सके। सो इनके लिए इनके अपने मिनिस्टर्स के मुताबिक जो एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना। राइट, सो 9 मई का कमीशन लेट्स से बन जाता है या 26 नवंबर का नहीं बनता, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, ये जब बातचीत शुरू होगी फरिया, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो मामलात के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या फैसला होता है। इस वक्त तक तो जो फैसला हमारा है, जो हमने कम्युनिकेट कर दिया है, वो ये है कि जी हम चाहेंगे कि जब हम मुतालबात 16 तारीख की मीटिंग में पेश करें तो अगली मीटिंग जो कि इसी महीने के अंदर होनी चाहिए उसमें सब्सटेंटिव जवाब आना चाहिए। ये नहीं कि जी एक और मीटिंग और एक और मीटिंग, एक और मीटिंग, क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन जो है वो कायम है। उससे आगे अगर बढ़ानी है बातचीत को तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, और वो रिजल्ट सामने आनी चाहिए जो कि इम्प्लीमेंटेशन उनकी शुरू हो जानी चाहिए। अगर वो होती है तो फिर सोचा जा सकता है कि ये मुज़ाकरात का जो दौर है ये 31 जनवरी से आगे बढ़ाया जाए। इन डेट्स के दरमियान ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे। क्या आप लोगों का इन्हिसार है इस बात पे कि नए प्रेसिडेंट आए? देखिए, मैं फरिया आपके पिछले प्रोग्राम में भी मेरा ख्याल मैंने अर्ज किया था कि जी हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात की हैसियत से हम किसी तरफ आंख लगा के नहीं बैठे हुए, हम कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठे हुए। हमने हमेशा ये हमारी पार्टी की कंटेंशन, खान साहब की कंटेंशन ये रही है कि हमने अपने मामलात को अपने मुल्क के अंदर रह के अपने मुल्क के कानून के मुताबिक ही हल करना है। इसीलिए वो देखिए डील तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब तो डील एक्सेप्ट करने के ऊपर उनको बहुत जोर है उनके ऊपर, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि मैं अपने तमाम मुकदमात में सुरखरू होकर कोर्ट के जरिए मैं उसके बाद बाहर आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। लेकिन ये जो मुतालबा है हमारा, ये असीरान जो हमारे हैं वो उनकी रिहाई के बारे में है। वो आगे लेके मीनवाइल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आर्मी चीफ ने कल पेशावर में जो मुलाकात की है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा रियासत को सियासत, रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हाउ डू यू लुक एट दिस स्टेटमेंट? देखिए, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल होमोजेनिटी होनी चाहिए, बिल्कुल रियासत को मजबूत करना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक बड़ा इक्विटेबल बेसिस होगा। तमाम लोगों को, तमाम जमातों को, तमाम लीडरान को एक ही नजर से देखा जाएगा, उनके एक जैसे हकूक होंगे। बट ये तो एक जो तलखियाँ हैं उसमें ये बहुत बड़ी वजह है कि बहुत दफ़ा अपनी ग्रीवेंस में रियासत के ऊपर अटैक हुआ है सर, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे कहीं और हो। मसलन अभी भी आपने कहा कि इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों को ख़त लिखेंगे, अब ये खान साहब ने बात की है। उसके बाद अब अगेन अगर आप आउटसाइड रीच करेंगे या आपके सोशल मीडिया पे टैग किया जाएगा मुख्तलिफ इदारों को, तो आपके ख्याल से इससे तलखियाँ कम होंगी या बढ़ेंगी? देखिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है ना, तमाम दुनिया को पता है, तमाम दुनिया इसके ऊपर स्टेटमेंट। पाकिस्तान के मामले पाकिस्तान में हल हो, ये तो पीटीआई का मेन स्लोगन है। हाँ, तो ये हम वही कोशिश कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से। हर कोर्ट के हर दरवाजा हमने खटखटाया, पार्लियामेंट के अंदर, अदालतों में हम जा रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं ना। बट सर लेट्स से, क्योंकि जब यही काम एमक्यूएम करती थी तो आप लोग ही उनको गद्दार कहा करते थे, या कोई और पार्टी करती थी तो उनके लिए कुछ और अल्फाज होते थे। बट लेट्स लीव दिस डिबेट। द क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है वो इदारे क्या कर सकते हैं?
देखिए वो अदारे ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। वो आपको पता है कि अभी जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में स्टेटमेंट्स आई हैं, व्हाइट हाउस से आई है, यूके की गवर्नमेंट से आई है, ईयू से आई है, उन्होंने कहा है इसके अलावा जो लोग बहुत सारे ममालिक में उनकी असेंबलीज जो हैं, उनकी कांग्रेसेस जो हैं, उनकी सेनेट्स जो हैं, उन्होंने करारदादें पास की हैं। बहुत से सेनेटर्स ने, कांग्रेसमैन ने, लेजिस्लेटर्स ने खतूत लिखे हैं अपनी हुकूमतों को कि वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो है उसका नोटिस दें, और ये तमाम चीजें मौजूद हैं। And you think इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। And you believe कि इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? देखिए मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इंटरनल प्रेशर तो आपको नजर आ ही रहा है ना, जो कि मुल्क जो है वो सेटल डाउन नहीं हो रहा। मुल्क में आप देखिए तशद्दुद के वाकयात जो हैं वो बहुत बड़े हैं। मुल्क की इकानमी जो है वो हॉस्टेज है इस वक्त बिल्कुल, और भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। ये हकीकत तो अपनी जगह है। और इसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर भी जो है, मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताई हैं 3 पावर सेंटर्स की, ईयू, अमेरिका और यूके, उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं जिन्होंने कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में सख्त शदीद खदशात का इजहार किया है। अभी हमारे अपनी सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहिबान हैं जो ये केस सुन रहे हैं, आप उनकी बातचीत सुनिए। उन्होंने बड़े सब्सटेंटिव एंड फंडामेंटल सवालात रेज किए हैं। ओके, कल हम 2 सीनियर कानूनदानों से बात कर रहे थे, उन दोनों का ख्याल है कि ये फैसला शायद वो उसमें एंडोर्स हो जाएगा, बट अगेन ये उनका ओपिनियन है। लेट्स मूव ऑन। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपके लिए भी बड़ी खबर है 21 जनवरी को गौहर खान साहब और आपको तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? पहले भी कई दफा तलब किया और उसके बाद हम ये उसको डिसीट कर देते हैं। आपसे मुकदमा उस दिन नहीं लगे, सुनते नहीं है। 4-5 दफा ये कर चुके हैं ये तमाशा। अब देखते हैं कि इस दफा परसों उन्होंने बुलाया, परसों कोई इसी किस्म का तमाशा करते हैं या एक्चुअली बातचीत आगे बढ़ाया जाता है। डू यू थिंक इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का कोई फैसला आने जा रहा है? आई होप सो। हम चाहते हैं कि फैसला आए, फैसला आ जाना चाहिए था। परिया, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 5 या 6 दफा इन्होंने तारीखें दी हैं, लेकिन तारीख जो है लास्ट मिनट के ऊपर उसको अबॉर्ट कर देते हैं। नहीं सुनते। सो जो एक इंपॉर्टेंट बात हुई, 2 अक्टूबर 2024 के दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई। समाअत में बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हमारे दफ्तर से FIA ने उठाया था। जरा इसके ऊपर हमें ब्रीफ कीजिएगा, क्या सिचुएशन है इसकी? ये वही सिचुएशन है जहाँ जिस दिन मुझे भी इन्होंने अरेस्ट किया था, उसी दिन इन्होंने दफ्तर के ऊपर कब्जा किया था और दफ्तर से हर चीज जो थी, इंक्लूडिंग आवर कंप्यूटर्स, इंक्लूडिंग आवर स्क्रीन्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो है ये उठा के ले गए। ये हमने रिपोर्ट किया था, सब चैनल से रिपोर्ट किया था इस बात को। ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक कि आपको ये डेटा मिल जाएगा? हम तो अदालत में हैं। अब ये अदारों की जो बेहिसी है वो देखिए ना, आपके हम अदारों में बैठे हुए हैं और इदारे जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये अदालत में बैठे हुए हैं हम लोग। हम अपना केस वहां लेके गए हुए हैं। वो FIA को इंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करते कि वो हमारा जो डेटा है वो हमें वापस करें? और मुझे जाती तौर के ऊपर बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो हमें डेटा मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो उसमें से बहुत सा डेटा जो है वो गायब कर दिया गया होगा। अब कौन उनको पकड़ेगा जाके? कहाँ लेके जाएंगे हम ये अपना मुकदमा? 21 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवानी है इलेक्शन कमीशन में, वो करवा देंगे जमा? अब उन्होंने आई डोंट नो कि उन्होंने क्या मांगा है। मैं तो जाऊंगा, लेकिन जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं वो गौहर साहब कर रहे हैं। ये सवाल अगर उनसे किया जाता तो ज्यादा मुनासिब था। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो, लेकिन हमारा जो हैंडीकैप्ड है हम लोग इसलिए कि हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। वो हमारे दफ्तर से उठा लिया गया था, और वो उसके लिए जब तक वो डेटा हमारे हाथ में नहीं आता, मेरा ख्याल है कि हम अपना सब्सटेंटिव जवाब जो है वो नहीं दे सकते। अगर उनके कोई सवालात हैं उनके बारे में हम वो जवाबात जो है देने के लिए हमें चाहिए कि हमारे सामने डेटा मौजूद हो, ताकि हम सही जो उनका जवाब उनको दें। राइट। एक जो अगेन इंटरनल मसला है समा अकरम राजा साहब को, पहले भी हमने देखा कि बड़ी तनकीद बाहर से होती रही। अब इंटरनल हुई, शेर अफजल मरवत खुलकर कह चुके हैं कि हमारा पार्टी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू वो नहीं बने सेक्रेटरी जनरल, उनको शो कॉज मिल गया। बट इन योर ओपिनियन उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपके पार्टी के मंशूर के मुताबिक हुई है समा अकरम राजा साहब की?
देखिए फरिया, ये जब उमर अयूब साहब ने रिजाइन किया तो सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन खाली हुई और वहाँ खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को अपॉइंट किया। अब हमारा जो आइन है वो ये कहता है कि ये एक इलेक्टेड पोजीशन है और ये इलेक्शन होना है, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करवा सके इसलिए कि हमारे पास हमारा डेटा मौजूद नहीं है। वो सारा कुछ जो है वो FIA उठा के ले गई हुई है, बाकी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। तो ये जब इस केस का फैसला होगा, वो डेटा हमें मिलेगा तो उसकी बेसिस के ऊपर हम इलेक्शन करवा देंगे। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो तमाम पावर्स जो कि सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में वेस्टेड होती हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं एज डी फैक्टो सेक्रेटरी जनरल, लेकिन डिजोरे वो नहीं है। डिजोरे उसी वक्त होंगे जबकि वो इलेक्शन होगा और वो इलेक्ट होंगे। इस वक्त जो है सेक्रेटरी जनरल की वो पावर्स जो है, जो सिग्नेचर्स करना है, ये सब कुछ करना है, ये हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है जो कि इलेक्टेड पोजीशन है, वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस की तमाम पावर्स जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। राइट, सो इन एसेंस जो बात कही है शेख अफजल मरवत ने वो ठीक ही कही है? फिर नहीं, ठीक नहीं गई उन्होंने। ये कोई गैर आईनी पोजीशन नहीं है। डी फैक्टो जो है वो चेयरमैन जो है पार्टी के, वो नॉमिनेट कर सकते हैं और वो उस वक्त तक काम जारी रख सकते हैं जब तक कि वो इलेक्शन जो है इलेक्ट ना हो। और हम जो ही ये इलेक्शन होंगे हम सलमान अकरम राजा साहब को इलेक्ट करवा देंगे और वो डिजोरे सेक्रेटरी जनरल भी हो जाएंगे उसके बाद। राइट, रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चली हैं, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया होगा या क्या उनका डिसीजन होगा, ये भी अहम है। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडा के जरिए फैलाया जाता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत की। मुलाकात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितनतुल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। अफगानिस्तान से इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसादुल फिल अर्ज में अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बुरा गुनाह नहीं कहा गया है? रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ एक यकजा होकर खड़ा होना पड़ेगा। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। एक और बड़ी अहम बात की आर्मी चीफ ने, उन्होंने कहा इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उससे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडा के जरिए चलाया जाता है। सो बड़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन है। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया। हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद खान मौजूद थे। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। हमारे साथ जनरल साहिब महमूद आज मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। सो कैन वी से कि क्लियर मैसेजिंग है ऑन अफगानिस्तान, लेकिन बेसिक मसला वही है कि जब तक आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो हमारे ताल्लुकात टेंस हैं। जी देखिए फरिया, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आई थिंक हमें ज़्यादा अफ़गानिस्तान के मसले को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर और ख़ास तौर पे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि हमें अफ़गानिस्तान की आवाम से कोई मसला नहीं है, हमें अफ़गानिस्तान की इवन अबूरी हुकूमत से कोई मसला नहीं है। अफ़गानिस्तान हमारा नेबर रहा है और ये वो मुल्क है जिसके लिए पाकिस्तान हैज़ सफर्ड द मोस्ट एंड पाकिस्तान हैज़ सेक्रीफाइस द मोस्ट। मैं पास्ट की अभी बातें नहीं करना चाहता। देखिए ये फैक्ट है, सारी दुनिया को मालूम कि हमने अफ़गानिस्तान की वजह से अपना सोशल फाइबर ख़राब किया, हमने पाकिस्तान की वजह से अपने सिक्योरिटी के हालात ख़राब किए, पाकिस्तान की वजह से इकनॉमिक टर्म्स में हमारा नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने सोशल टर्म्स तो यहाँ पे गन कल्चर देखें आया है, नारकोटिक्स आई है, हमारे यूथ टारगेट हुआ है। हमने जितना नुकसान अफगानिस्तान के लिए किया शायद इतना किसी और ने ना किया हो। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की जंग में अफगानिस्तान के बाद अगर सबसे ज़्यादा सफ़र किसी ने किया तो वो पाकिस्तान ने किया। बट हैविंग सेड ऑल दिस,
हम देखें, हम उनसे एक ही पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इशू नहीं है कि वो भारत के साथ कैसे तल्लुकात रखना चाहते हैं, वो अपने इकोनॉमिक टर्म्स, नॉट एन इशू, नॉट एट ऑल। मीटिंग भी हुई है उसकी, हमारा इशू सिर्फ ये है कि भारत उसके साथ ताल्लुकात सिर्फ एक वजह से रखना चाह रहा है, उसने $3 अरब की जो वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिकॉज दे वांट टू यूज दिस सॉइल फॉर देयर प्रॉक्सी वॉर। पाकिस्तान आज फरिया जो है वो प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो भारत की तरफ से हो रहा है वो स्पॉन्सर हैं इसके, और उनके क्लाइंट जो हैं वो अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में जो बैठी हुई है, टीटीपीज और बीएलएस बीएलएफ्स, ये वो लोग हैं जो उनके क्लाइंट हैं। उनके जो डोजियर्स हमने दिए हैं, वाहिद मुल्क है भारत जिसके सबूत पाकिस्तान के पास मुकम्मल मौजूद है, वो दिए गए हैं। कुलभूषण हमारे पास मौजूद है, वो हमने उसका सबूत हमारे पास मौजूद है। तो भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हिंदुत्व माइंडसेट वाली मोदी की हुकूमत, उसकी तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हम टेररिज्म करेंगे। तो टेररिज्म जो हाइब्रिड वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉर जो अब एक फैशन बन गया, या पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड का एक फैशन है कि अब जंगे जो है वो प्रॉक्सीज की सूरत में लड़ी जा रही है। बट हाउ डू वी सी कि हमारे इस क्लियरली कहा गया कि यही एक मसला है, लेकिन वो मसला मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने अंदर जाके कार्रवाई की, कैसे नजर आ रहा है आपको कि प्रोग्रेस क्या होगी हमारे ताल्लुकात? देखिए, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं फरिया, ये पूरी दुनिया भी जान ले और अफगानिस्तान भी जान ले, दे आर वेरी क्लियर। पाकिस्तान ने जितना पीस को टाइम दिया है, पाकिस्तान ने जितना पीस को मौका दिया है, शायद इस दुनिया में इतनी सफरिंग के बाद 80,000 से ज्यादा शहादतें हमने उठाई हुई हैं। 27,000 से 30,000 के करीब हमारे वॉर वुंडेड लोग यहां पर मौजूद हैं। 12,000 के करीब, तकरीबन 10 से 12,000 के करीब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादतें हैं। हिस्ट्री में बता दीजिए कि वॉर ऑन टेररिज्म के बीच में किसी मुल्क ने इतनी कुर्बानी दी हो। उस खून के बह जाने के बावजूद पाकिस्तान ने चांस दिया पीस को। आज भी देखिए, इस हुकूमत को अब 2021 में ये आई विद द प्लेजेस इन दोहा कि हम यहाँ की सॉइल को किसी के खिलाफ यूज नहीं करने देंगे। 2021 से लेकर आज 25 हो गया, हमने कितना चांस दिया। अब तो ये जब वो कहते हैं ना, पानी सर से जब गुजरा है तो पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी। अब पाकिस्तान ने दिखाया अपनी विल, और विल यही पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस दिखा रही है कि चाहे वो फितना पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो या अफगानिस्तान उसको करेगा या उसका जो भी स्पॉन्सर उसको लुक आफ्टर करेगा, पाकिस्तान विल परसू दैट फितना, और काइनेटिक एप्लीकेशन इस फितने के खिलाफ होगी। और यही देखे ना, और काइनेटिक जो है वो 30 से 40% है एक किसी भी नेशनल स्ट्रेटेजी का। तो अब होल ऑफ ए नेशन अप्रोच, अब सबके पास ये जो पेशावर में अभी जो मीटिंग हुई है जहां पे आर्मी चीफ के हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है, दिस इज अ वेरी गुड साइन। वो जो लोग ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल इख्तलाफात इतने हो गए हैं, ये फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है, यूनिटी का साइन, एक यूनिटी का साइन नहीं है। और जैसे अभी देखें ना, चीफ आर्मी स्टाफ ने जैसे कहा कि देखें फरिया, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वॉर और पीस का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बुनियाद एक ही चीज पे उसकी बुनियाद होती है, और वो होता है अवाम और अफवाज का मिलाप। उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये मीटिंग एक साइन है, पॉजिटिव साइन है कि ये हमारे इंटरनल इश्यूज जरूर होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, बट ये इतने इश्यूज नहीं है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट ना पेश कर सकें। इंपॉर्टेंट मैसेजिंग आपने अभी क्लियरली बताया कि भारत से जो ताल्लुका रखता है अफगानिस्तान, दैट इज नॉट रियली आवर प्रॉब्लम। हम चाहते हैं दहशतगर्दी खत्म हो। हमारी प्रॉब्लम देखिए, दुबई में मुलाकात भी हुई है, उन्होंने पूरी कोशिश की है इस मौके को दोबारा अपने फायदे में लेने के लिए। वाखान कॉरिडोर, भारत खूब हवा दे रहा उसको कि जी पाकिस्तान कब्जा करना चाह रहा है। कल हमारे प्रोग्राम में ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने कब्जा करना हो तो हम फौरन कर सकते हैं। सो ये जो एक मिस इंफॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, और इसमें मास्टर है भारत, इसको कैसे कटेल करेंगे? वो तो डिस इन्फॉर्मेशन लैब का जो आप केस है उसको सामने रख लीजिए, और ANI उनकी जो लीड एजेंसी है उस पर वो फेक न्यूज दी जाती थी, वहां पे न्यूज चलती थी और इंटरनेशनल मीडिया उसको उठाता था और रीट्वीट्स होती थी। और दे हैव, देखिए ये जो TTPs की एप्लीकेशन है या जो अबूरी हुकूमत का इसके बीच में आ जाना, लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व्ड। ये दिस इज नॉट ऑर्डनरी कोई एक एक्टिविटी नहीं हो रही है। दीज आर नॉट ऑर्डनरी पीपल के ये जो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ एक न्यूक्लियर कंट्री है, एक रीजनल में पाकिस्तान है जिसने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। वरना तो ये भारत के जो अजाइम है, ये छोटे मुल्कों को तो कब से अपने हेजमोनिक डिजाइन, जैसे ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, जहां ग्रेटर भारत के भी एक ख्वाहिश उनके अंदर मौजूद है, और जो हिंदुत्व डिजाइन है। देखिए, हमने 70 साल फरिया एक
भारत को हम डील करते रहे हैं, हम मिलिट्री में रहे हैं, हमारी स्ट्रेटजीज है, सब कुछ। इस वक्त हम नए माइंडसेट के साथ डील कर रहे हैं। हिंदुत्व का जो माइंडसेट है, जो मोदीज का माइंडसेट है, अभी अमित शाह जो अपने आप को फ्यूचर का मोदी वो प्राइम मिनिस्टर के एक अल्टरनेटिव के तौर पे आ रहे हैं, वो इंप्लीकेट होता है यूनाइटेड स्टेट्स की अदालत में कि ही इज द वन जो सिखों के खिलाफ, गुरबंद सिंह की मैं बात कर रहा हूं कि उनके खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो दिस इज द डिक्लेयर्ड पॉलिसी, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारा जो अफगानिस्तान के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तान और चाइना को स्कटल करने के लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान और चाइना को चैलेंज करने के लिए कर रहा है। ये वॉच डॉग है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो हुई है अमेरिका का और वेस्ट का। इसने अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को पेश किया हुआ है, मेन कंपटीटर है वॉशिंगटन का, तो ये अपने आप को पोजीशन कर रहा है। और यही अब इसके तरीके, वो कन्वेंशनल वॉर तो कर नहीं सकता, ना चाइना के साथ कर सकता है, ना पाकिस्तान के साथ कर सकता है, तो इसी प्रॉक्सीज के थ्रू अब इस वॉर को लड़ रहा है। ऑलरेडी दे आर। सो व्हाट इज द स्टेटस वाखान कॉरिडोर का? वाखान कॉरिडोर का देखिए, पाकिस्तान किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को कभी चैलेंज नहीं करेगा। पाकिस्तान के कोई ऐसे डिजाइन्स नहीं है, ना पाकिस्तान को ये सूट भी नहीं करता। हम तो एक पुरअमन अफगानिस्तान चाहेंगे। देखिए ना, प्रॉब्लम ये फरिया कि लोग समझते हैं कि जो सी पैक है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बेनिफिट है, ये रीजनल प्रोजेक्ट है। जब सी पैक चलेगा तो पूरा रीजन इससे डेवलप होगा। अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ दिया गया है, जैसे क्योटिक इराक छोड़ दिया गया। मिडिल ईस्ट को आपने देखो, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में ले लिया। ये अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया को, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को, सबको अपनी लपेट में ले लेगा। क्यों? कि मेन कंपटीटर इज चाइना टू द इंटरनेशनल, आई मीन वॉशिंगटन का। सेकंड चैलेंजर कौन है? रशिया। राइट। और मेन कंपटीटर के बारे में तो वो कहते हैं कि चाइना नॉट ओनली हैव द कैपेसिटी टू ऑल्टर द जियोग्राफी या उसको चीजों को चेंज कर सकता है, उसकी विल भी है। राइट। तो उसको स्कटल करने के लिए, उसको रोकने के लिए इंडिया को यूज किया जा रहा है ताकि ये रीजन इनस्टेबल रहे, यहाँ पे अमन ना आ सके। तो वाखान को जो हम डिस्कशन में ले आते हैं, वो पाकिस्तान के कोई ऐसे डिजाइन नहीं है कि हम उस पर कब्जा करना चाहें। हम तो चाहते हैं एक स्टेबल अफगानिस्तान हो, स्टेबल पाकिस्तान हो, स्टेबल रीजन हो, यहां से वॉर को दूर किया जाए। This is not an ordinary region। यहाँ पे न्यूक्लियर रशिया बैठा है, यहाँ पे चाइना बैठा है, यहाँ पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, यहाँ पे इंडिया बैठा हुआ है, इरानियंस भी, आई मीन वो भी। So peace is important in this region, and this is our design. Thank you so much. Peace always lead toward the peace in the international towards the world. Yes, thank you so much, जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। बैक। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अटक के करीब दरियाए सिंध में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इस सोने की मालियत 800 अरब रुपए है, जबकि अमरीकी डॉलर में ज़खायर की मालियत 2 अरब 87 करोड़ डॉलर बनती है। ऑब्वियसली एक ह्यूज रकम है। इस हवाले से साबिक सूबाई वज़ीर मादनियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद ने सोशल मीडिया पोस्ट में इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि सोने की ज़खायर अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने इस इंकशाफ की तस्दीक की है। जियोलॉजिकल सर्वे ने 127 मकाम से नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। ये संगे मील मादनी वसाइल की दरियाफ्त की जानिब अहम कदम है। इससे माशी बहाली और आइंदा नस्लों के लिए नए मौके पैदा करने की राह हमवार होगी। किस कदर अहम है ये खबर? हमने माजी में भी कुछ खबरें ऐसी सुनी जिसके बाद में मायूसी भी हुई। इस दफ़ा हम कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? पाकिस्तान में इस वक्त मादनियात के कितने बड़े ज़खायर मौजूद हैं, उनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, पाकिस्तान में ओवरऑल हमें माइंस एंड मिनरल्स का जो सेक्टर है उसको पिछले कुछ अरसे में बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। मतलब बैरिक गोल्ड, ये जो सारा कुछ रेकोडेक का सॉर्ट आउट हुआ, सो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी 25% की, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास है शेयर्स, 25% जो है हमारे प्रोविंसेस के पास हैं। मैंने तो हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की एक रॉक्स एंड क्रॉप्स की एक अच्छी स्टोरी है। इसका मतलब है, रॉक्स का मतलब है मादनियात, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत से रिजर्व्स हैं।
और जो ये टाइटेनियम बेल्ट जिसको पूरी कहते हैं। और दूसरी बात ये जिसका अभी आप जिक्र कर रही हैं कि ये सुना जा रहा है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसमें आई थिंक 127 लोकेशंस हैं जो उन्होंने देखी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 32.6 मेट्रिक टन के जो जखायर हैं, जिसका मतलब है 28 लाख तोला सोना जो है उसकी एक निशानदेही की है। आई थिंक ये तकरीबन 32 किलोमीटर का स्पैन है जो इसका है अलोंग द इंडस रिवर, जिसकी ये बात हो रही है। अच्छी चीज है, 600-800 अरब रुपए की ये चीज है। अब बात यह है कि ये कहना तो आसान है, जियोलॉजिकल सर्वेस तो बहुत एग्जिस्ट करते हैं, पर इसको अमली जामा पहनाना ऑफ कोर्स आई वाज गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि यही बार बार हमें बताया जाता रहा है कि ज़खायर होना इतनी बड़ी बात नहीं है, उनको निकालने में जो अखराजात हैं, उनको कैसे सस्टेन करना है, उसको कैसे आपने फ़ायदा लेना है, वो मेन काम होता है। उसके लिए कितना प्रिपेयर है पाकिस्तान इस वक्त? देखिए ना, एक तो ये बात है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सारा काम करने के लिए, यानी कि माइंस एंड मिनरल्स की जो टेक्नोलॉजी है ये चंद ममालिक के पास है और चंद बड़ी कंपनीज के पास है। मैं नाम ले देता हूँ, बारिक गोल्ड एक है जो कर रही है, BHP बिलिटन एक है, रियो टिंटो एक है, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनीज है। मैं चूंकि ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ तो मैं इस चीज में बड़ा बिलीव करता हूँ। मैंने अभी ये सारा काम पाकिस्तान में शुरू भी नहीं हुआ था तो 2022 में एक आर्टिकल लिखा था, उसका टाइटल ही ये था, फरिया के रॉक्स एंड क्रॉप्स इज पाकिस्तान्स फ्यूचर, in the near term we must put our house together to do all this। रेकोडेक हो गया, अब हम आगे बढ़े। अब फिर यही बात है कि ये आपके पास एक सर्वे है, इसमें क्या आप इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसकी वेरिफिकेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना पाएंगे, ये आपको बनाना है। अब ये कहा जा रहा है कि एक लोकल फर्म को कहा जाएगा कि वो इसमें इन्वॉल्व होकर उसका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस करें। तो वंस वी हैव द वेरिफिकेशन प्रोसेस, फिर एक ऑप्टिमिज्म जनरेट होगा, एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, फिर आप बिड करेंगे उन एरियाज की, फिर वो जो होल्स हैं जिस तरह हम कहते हैं वो कंपनीज आएंगी, वो उसको लेंगी। ये पोटेंशियल तो बिल्कुल है पाकिस्तान का, मतलब 2029 के करीब जाके रेकोडेक से जो पहला कॉपर निकलेगा उसकी $1 अरब की शायद एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगी। बट आई थिंक कि हम इसको उस तरह शायद अमली जामा अभी तक तो नहीं पहना पाए थे, बट अब एक आई थिंक अदराक है, एक सोच है। सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्ट ले रहा है, पाकिस्तान का माइंस एंड मिनरल्स में इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरेस्ट भी बहुत है। सो इन सब चीजों को देखते हुए आई एम श्योर कि अब पंजाब गवर्नमेंट जो है ये उस पे ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगी। लेट्स होप कि हम ये सारा कुछ कर पाए आने वाले दिन। बट डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं, ज़खायर के हवाले से भी रेकोडेक का भी आपने जिक्र किया, 2015 में चिन्योट में लोहे, तांबे और सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए और कहा गया था उस वक्त कि लोहे के ज़खायर 50 करोड़ टन तक हो सकते हैं, लेकिन फिर कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। सो इस दफा हम क्या समझें कि इट विल बी डिफरेंट? देखिए, एक दैट्स द अंडरलाइंग सोच कि ये कहना और उसको फिर प्रूव करना और उसको फिर फ्रेमवर्क में डालकर वाकई ही प्रोड्यूस करना, फिर उसकी जिसे आप कहेंगे ग्राइंडिंग करना, उसको उस सतह पर लाना कि वो एक्सपोर्टेबल हो, ये सारा कुछ अभी तक सैंडक भी हम कर चुके हैं, उसमें से भी कुछ फायदा हुआ, वो भी चाइनीज इन्वॉल्व थे। आई थिंक अब अदराक ज्यादा है, SIFC भी इस पे काम कर रही है। अगर मैं गलत नहीं याद आ रहा मुझे तो अब माइंस एंड मिनरल्स का एक अलग डिवीजन भी बन गया है। पहले पेट्रोलियम का पार्ट होता था जी। सो आप ये देखिए ना कि देयर इज मोर सीरियसनेस टू दिस, बट इसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फिर पूरे पाकिस्तान में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक विद टाइम ये होता चला जाएगा। अब इसके रेगुलेशंस बेहतर होंगे जब दुनिया को ये लगेगा, अभी लग भी रहा है। आपको पता है रेकोडेक में भी पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया से भी बातचीत चल रही है कि वो भी उसमें इंटरेस्ट लें, और अभी तो कुछ होल्स हमने रेकोडेक में दिए हैं। द पोटेंशियल इज ऑब्वियसली मच मोर, और जैसे जैसे ये चीजें सेटल होती जाएंगी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए नौकरियां भी निकलेंगी, लोकल लोग भी उसमें आएंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप फॉरेन कंपनीज को क्यों देते हैं। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये एक्सपर्टीज तो उन्हीं के पास है ये काम करने की। जैसे मैंने कहा कि जो कनाडा की फर्म्स हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, वो ही ये सलाहियत रखती हैं कि हमारे यहाँ आके करें, बिकॉज इसमें इनिशियल मनीज बहुत इन्वॉल्व होती है। राइट। सो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज योर फोर्टे, आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के इजलास में बड़ी अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस साल के पहले 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब की कमी आई है। बिजली के शोबे में वसूलियों में 4% इजाफा हुआ है और नुकसानात की मद में 53 अरब की कमी आई है। सो क्या हम कह सकते हैं कि तवानाई में हम अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं?
पर यह एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि तवानाई का जो शोबा है, मैं इसमें रिफॉर्म का भी लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता जब तक इसकी तंजीमें नौ नहीं करेंगे। अगर मैं 2024 के फिगर वो देखूं जो आए हैं नेपरा की रिपोर्ट में, तो इट्स एन अनकंफर्टेबल रिपोर्ट। 600 अरब रुपए का नुकसान पिछले साल, यानी कि 2024 जब जून 30 खत्म हुआ तो हमने ये देखा कि 600 अरब रुपए का नुकसान है, जो पाकिस्तान की नेपरा की अलाउड लाइन लॉसेस हैं उससे बहुत ज्यादा हैं। जो नेपरा के अलाउड आपने कलेक्शंस करनी है, यानी कि 100%, वो 90% पे हैं। अब पहले 6 माह के जो फिगर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है। बट आई थिंक द रियल स्टोरी इज कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं इस सेक्टर को ठीक करने के लिए, जिसका मतलब इज द फॉलोइंग: टैरिफ ठीक होने वाला है, सब्सिडी टारगेट होने वाली है, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन 20-20, 25-25 साल से पड़ी है, वो होने वाली है। आप क्या वाकई ही रेगुलेटरी सेटअप को ठीक करने से मेरा क्या मतलब है कि क्या आप रेगुलेटरी सेटअप ऐसा बना पाएंगे कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हों इस काम में? सो वन हैज टू रियली वेरी सीरियसली थिंक कि ये वो सेक्टर है जिसकी टॉप जो बड़ी कंपनीज हैं, वो जो हमारी 6000 अरब रुपए के लॉसेस खड़े हुए हैं उसमें सब शामिल है। पेशावर, कोयटा, लाहौर, मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक एरिया, ये ऑल ओवर जो कंपनीज हैं वो इस लॉसेस में। 2500 अरब का एक सर्कुलर डेट खड़ा है, उसको किस तरह क्लियर करना है? जो मैं एग्जैक्ट आपको कहूं, जो नेपरा की रिपोर्ट थी उसमें जब जाके देखते हैं तो 90% कलेक्शन होती है 100% का अगर बिल जाता है। इसी तरह अगर 16-17% के लॉसेस हैं जो 11.7% अलाउ करती है नेपरा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हुई है, उससे भी टैरिफ बढ़ा है। सो कंपेटिटिव मार्केट, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, बेस लोड किसने उठाना है, एनर्जी सेक्टर की मार्केट कैसे बननी है, रिटेल का कंपटीशन कैसे आना है। अब इसके लिए आपको पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छी पॉलिसी साज एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी। हम आज तक ये नहीं कर सकते। एक रेगुलेटर बनाना पड़ेगा, नेपरा और ओगरा को इकट्ठा करके, जो मुल्क की रेगुलेशन कर सके। ट्रांसमिशन के इश्यूज हैं, आप साउथ से नॉर्थ कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनटीडीसी की एक तंजीमें नौ करनी पड़ेगी। Indeed, thank you so much, Dr. Khaqan Najib, for joining us on the program. Interesting debate और interesting development नजर आ रही है, लेकिन किस तरीके से मटेरियलाइज होगा पाकिस्तान के फायदे में, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। दूसरी तरफ जो अहम बात, जाते जाते गुज़िश्ता चंद दिनों से बरतानिया में होने वाले जिनसी इस्तेसाल से मुतालिक वाक़यात ज़ेर बहस हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे हर जगह ये डिबेट चल रही है। ये मौजू शुरू कैसे हुआ? उस वक्त ज़ेर बहस आया जब इलॉन मस्क ने बरतानवी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो बरतानिया में होने वाले जो इस किस्म की केसेस हैं, जो कि बड़े ख़तरनाक हैं, जो कि बड़े समझे कि दहशतनाक हैं और ख़ास तौर पे जिनसी इस्तेसाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो गैंग्स हैं उनके ख़िलाफ़ बरतानवी गवर्नमेंट कार्रवाई करने में नाकाम रही है। और ख़ास तौर पर उन्होंने टारगेट किया प्राइम मिनिस्टर को। इलॉन मस्क ने एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की और उसमें एक ऐसा तासुर बनाया कि इन वाक़यात जो हुए हैं, ख़ास तौर पे वो पिक किए जिसमें मुसलमान तारकीन वतन मुलविस रहे, जो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे, और ख़ास तौर पे ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को उन्होंने मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। इसके बाद एक आम परसेप्शन ये पैदा करने की कोशिश की गई कि शायद बरतानिया में जो वाक़यात हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ जिनसी इस्तेसाल के वाक़यात हैं, नाज़ेबा वाक़यात हैं, उनमें हर दफ़ा शायद मुस्लिम कम्यूनिटी का हाथ है। सो इस पर एक बड़ी डिबेट हुई, इंटरनेशनल डिबेट हुई, क्योंकि ये हकीकत से दूर है। इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट आई है जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ से, जिसमें उन्होंने कुछ आदादो शुमार पेश किए हैं, जिनसे ये बात सामने आई है कि इन वाक़यात में जो एक तासुर बनाया गया है कि हर कम्यूनिटी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम्स हैं, ये तासुर गलत है। फैक्चुअली उन्होंने बताया है, जबकि महज मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये ट्वीट की है। वो लिखती हैं कि यूके में जिनसी इस्तेसाल तमाम समाजी और इक़्तिसादी, नस्ली और मुख्तलिफ अकायद रखने वाली तमाम कम्यूनिटीज़ में मौजूद है। इंग्लैंड और वेल्स के कम्यूनिटीज़ या कैथोलिक चर्च पर भी अगर नज़र डालें तो ऐसे आपको कई वाक़यात नज़र आते हैं। 2015 तक इनमें बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की 3000 वाक़यात पेश आए, जिसका उन्होंने जिक्र किया। एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी ब्रिटेन में, उसका वो जिक्र करी हैं। 226 वो कह रहे हैं कि पीडोफाइल्स हैं, जिनमें से 123 को सज़ाएं सुनाई गई थी, ये रिपोर्टेड है। 52 पादरियों को ओहदे से हटा दिया गया था। 2016 के बाद से हर साल जो 100 से ज़्यादा जिनसी ज़्यादती के वाक़यात और इल्ज़ामात रिपोर्ट हो रहे हैं।
और जो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उससे ये पता चलता है कि इसमें हर कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। स्कूल्स में 2012 से 2018 तक 425 पीडोफाइल्स के केसेस सामने आए, 160 पर फर्द जुर्म आयद की गई। एशियन गैंग से मुतालिक अब तक कम से कम 1400 मुतासरीन सामने आए हैं। 60 बच्चों से ज्यादती करने वालों को सजाएं सुनाई गई हैं। सो एक उन्होंने फैक्चुअली ये बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ख़ासतौर पे ब्रिटिश पाकिस्तानी के हवाले से, ये कोई ठीक बात नहीं है। आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, और यही डिबेट हमने देखी थी एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर भी, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू बताया गया कि इट्स नॉट जस्ट द मुस्लिम्स who are involved in these cases, or it's not just the British Pakistanis who are involved in these cases। जबकि आप परसेंटेज निकालते हैं तो ये बहुत थोड़े परसेंटेज है। सो ये कहना कि क्राइम सिर्फ एक कम्युनिटी में है, ये गलत है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।